हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल पार्ट 4। हम लोग ये सीरीज जो कर रहे हैं इसमें बिहार के इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के बारे में जान रहे हैं, जो कि आगामी आने वाली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, या फिर बिहार का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए खासा यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। ठीक है, कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है चंपारण। ठीक है, सबको पता है ये चंपारण से स्टार्ट किए थे। अब है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1922 के गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? चितरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. बनर्जी। तो इसका सही आंसर है चितरंजन दास। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 123। इसमें करें कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर है 1931 में। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे है यहाँ पर 124 कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, जो चौकीदारी कर था इसके विरुद्ध जो बेगूसराय में आंदोलन हुआ था, जो ये किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, या फिर खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का? इसका करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये एक हिस्सा था कि चौकीदारी कर के विरुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। करें कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ठीक है, सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। यह है फणींद्रनाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष और ज्योतिन्द्रनाथ। ठीक है, इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका सही आंसर है फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ठीक है, संबंधित कौन थे और संबंधित कौन नहीं थे? तो यहां पर कह रहा है कि कौन ऐसे है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आंसर यहां पर ए है जयप्रकाश नारायण, बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है अनुग्रह नारायण सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये चंपारण आंदोलन से जो है संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एक वजह यह भी है कि चंपारण आंदोलन बहुत पहले हुआ था और ये जयप्रकाश नारायण साहब आपके बाद में आए। ठीक है, तो ये इसके भाग नहीं थे। आगे यहां पर है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तीन कठिया जो प्रणाली था उससे, या फिर इजारादारी से, या फिर जैन मीज से, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है तीन कठिया। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध ये गांधी जी का आंदोलन चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अब है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ठीक है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम से ये थी? तो इसका सही आंसर है आपका चंपारण। ठीक है, ये चंपारण से थी प्रभावती देवी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 129 कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर और सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका मीर कासिम। ठीक है, आपको पता है कि मीर कासिम ने ही क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, एक युद्ध यहाँ पर छेड़ दिया था। और उन्होंने ही क्या किया था कि जो मुंगेर में बंदूक की जो फैक्ट्री है वो स्थापित की थी सबसे पहले। तो इन्होंने ही क्या किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर शिफ्ट किया था। अब निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बिहार का ये आपको नायाब दीवान नियुक्त किया था? ओमीचंद, मानिकचंद, सिताब राय या दुर्लभ राय? आंसर है सिताब राय। ठीक है, सिताब राय को ये नियुक्त किए थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 131 करें, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका सही आंसर आपका है वारेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर सर जॉन शोट। ठीक है, कौन सा आंसर है? तो करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही क्या हुआ था? तो गोलघर का निर्माण हुआ था। आगे है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था पटना में, उसके नेता कौन थे? पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह या कुंवर सिंह? तो सही आंसर है इसका पीर अली खान। ठीक है, पीर अली खान जो थे पटना के थे वहां पर 1857 की क्रांति में। आगे है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का,
सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन का पटना जो है 1830 में केंद्र रहा था। अब यहाँ पर देखिए 1866 से 86 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मतलब जो नीलहे जो खेतीहर थे, ये जो आंदोलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, ये आपका है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण मुजफ्फरपुर, दरभंगा चंपारणपुर, मधुबनी बेगूसराय। देखिए करेक्ट आंसर है इसका चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, यहाँ पे हुआ था क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बेसिकली आंदोलन चंपारण से ही शुरू हुआ था। आगे है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश बिहार में अपना सबसे पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? एवाज है, नसरुद्दीन मोहम्मद है, मालिक जानी है, और अली मदीन है। इसका सही आंसर है मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं, और यह है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ठीक है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1590 है, 1575 है, और 1576। इसका करेक्ट आंसर है 1576 में। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 137। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? ठीक है, ये पाटलिपुत्र जो है काफी पुराना है, तो पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया था? शेरशाह सूरी ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, या शहजादा परवेज ने? आंसर है शेरशाह सूरी ने। ये काफी जो है पटना के लिए बहुत कुछ किए थे और बहुत लोकप्रिय रहे थे। ठीक है, शेरशाह सूरी। अब है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? मध्यकाल में हुमायूं के, जहांगीर, अकबर, या फिर शेरशाह सूरी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय ही क्या हुआ था? संपूर्ण उत्तर भारत में इसका राजनीतिक प्रभाव था। आगे 139 कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ठीक है, जब मुगल का पूरा पतन हो गया तब बिहार किसके अधीन हो गया? कह रहा है कि एक स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, या फिर एक अलग प्रांत बन गया, या फिर बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ठीक है, ये शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कब यहाँ पर दी? देखिए यहाँ पर आंसर काफी करीबी है, 12 अगस्त, 18 अगस्त, 29 अगस्त, और सब है 1765 में। इसका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त को। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद ही रखना पड़ेगा, अगर पूछ दिया तो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, ये कह रहा है कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है बिहार में काफी फेमस हुए थे। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बिहार से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी का नाम जो है काफी बार लिया जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बिहार का प्रथम गणतंत्र वैशाली आप सभी परिचित है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या नंद के द्वारा? सही आंसर है इसका लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, लिच्छवी के द्वारा यह स्थापित किया गया था। अब है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ठीक है, बिंबिसार किस राज्य से आपका वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? कौशल, विदेह, मद्र, और वज्जी लिच्छवी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विदेह। ठीक है, विदेह से स्थापित नहीं किया था, बाकी सबसे किया था। अब है कि राजकुमारी चलना कौन थी? ठीक है, राजकुमारी चलना कौन थी? यह वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है, राजकुमारी चलना जो थी वो वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 145 कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ठीक है, इसका सही आंसर है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने इस तरह का किया। अब इससे पहले भी आप लोग क्वेश्चन देखे थे।
अब है कि अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था? ठीक है, अजात शत्रु अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था? वैशाली, राजगृह, अंग, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है राजगृह में। ठीक है, राजगृह में ये अपना किला बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, मगध की पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज या वैशाली। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज जो था वो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 148, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा या फिर काला अशोक द्वारा? कौन सा था? तो इसका सही आंसर है उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149। ठीक है, ये कह रहा है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर शिशुनाग वंश? इसका करेक्ट आंसर है शिशुनाग वंश। ठीक है, उदयन के बाद। अब है कि मेगास्थनीज की बुक पुस्तक का क्या नाम है इसमें से? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इंडिका। काफी फेमस क्वेश्चन है। जो आपका मेगास्थनीज का जो बुक है वो इंडिका के नाम से आपका फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 151, पाटलिपुत्रा को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या फिर नालंदा? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला का विश्वविद्यालय काफी फेमस था यहाँ पर मौर्य काल के समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य किसका नाम है? ये आपका चाणक्य का नाम है। ये कह रहा है कि कितने अधिकरण में विभाजित है? इसका सही आंसर है आपका 12, 14, 16 या फिर 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अब निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? कहां पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? अशोक, कुणाल, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त। ठीक है, अब यहां पर है कि 155 कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष्य, अद्योघोष, विशाखदत्त या शूद्रक? ठीक है, किसके ये आपके बोल सकते हैं कि ग्रंथ में इसका वर्णन हुआ है? इसका है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अब है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इसको कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध में निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, या फिर सुकल्प या फिर घनानंद? तो इसका सही आंसर है घनानंद। ठीक है, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता पर अपना जो है आधिपत्य जमाया था वो था आपका घनानंद। ठीक है, जो सिकंदर महान के समकालीन था, तभी तो यहाँ पर जो है सिकंदर से घनानंद का ये बोल सकते हैं युद्ध होता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद करेक्ट आंसर है मौर्य वंश। ठीक है, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका घनानंद था। इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर शासन किया। अब 159 किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? ठीक है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या फिर महापद्मनंद? तो करेक्ट आंसर है इसका महापद्मनंद ने। ठीक है, अब यहाँ पर 160 क्वेश्चन है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ठीक है, यानी कि देवों के प्रिय। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक? तो ये सम्राट अशोक है जिनको जो है देवों के प्रिय जो है नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 163। ठीक है, यहाँ पर
2 क्वेश्चन शायद मिसिंग है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो 163 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। देखिए नंद वंश के बाद मौर्य का हुआ और मौर्य के बाद किसका हुआ, इसका करेक्ट आंसर है शुंग वंश का, ठीक है। क्या है, शुंग वंश का यहाँ पर स्थापित हुआ था मौर्य के बाद। अब है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, वीएन मिश्रा, प्रिंसेप, एचडी शाक्लिया या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका प्रिंसेप, ठीक है। प्रिंसेप ने ही अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है। 165 है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताता है, ठीक है। यह है आपका मस्की का लघु शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख, रोमिन दे अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर है मस्की का लघु शिलालेख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 166 अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो सीता भूमि है इसका क्या मतलब होता है, न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों की स्वामित्व वाली भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यह है कि सैंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किनसे की, ठीक है। सैंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की, यह है कि आर.के. मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी.आर. भंडारकर, बी.एल. स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये आपका विलियम जोन्स, ठीक है, इससे किया था। अब है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा स्रोत है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक का शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिका। शायद लेक्चर नंबर 1 और 2 में भी ये चीजें आई थी, ठीक है। अब है कि बिहार में भांगड़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। बिहार में भांगड़ मिट्टी कहां पर मिलती है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, या फिर पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, या फिर आपका गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में, ठीक है। इसका सही आंसर है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। चलिए आप लोगों को यहाँ पर एक टास्क हुआ कि आप लोग ये बताइए कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, बेसिकली। तो अब यहाँ पर आते हैं 170 और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल जो रेल पुल है वो किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है पुनपुन, ऑप्शन सी है फल्गु और हाँ ऑप्शन डी यहाँ पर है सोन, ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे लंबा रेल पुल किस पे बना है। चलिए करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है और उस पुल का भी आप नाम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर नंबर 5 में हम मिलेंगे और साथ ही साथ जो हमारा आने वाला लेक्चर है वो करंट अफेयर का भी आने वाला है, जिसमें हम बिहार के जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लेक्चर अगर पसंद आता है तो दूसरों तक शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से आप एंजॉय कीजिए और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन